नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश भाटी उत्कर्ष क्लासेस के YouTube लाइव चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर संविधान क्यों और कैसे से। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि मैं देख रहा हूं हमारे क्लास के 11th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आज की इस क्लास का। वैसे तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे इतने दिन से 12th की क्लास ज्वाइन कर रहे थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है कई स्टूडेंट्स थे जो ये कह रहे थे कि सर हमारी 11th की क्लास कब लाइव होने वाली है, हमारा रिवीजन कब होने वाला है। तो लीजिए, आपकी डिमांड पर आपका भी रिवीजन आज से स्टार्ट हो रहा है। और जैसा कि सभी स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे सर लाइव क्लास होनी चाहिए, तो लाइव क्लास के साथ ही आपका रिवीजन हो रहा है। यूट्यूब लाइव होनी चाहिए, यूट्यूब लाइव पर आपका रिवीजन हो रहा है। जो हमारे ऐप के स्टूडेंट्स हैं उसके अलावा वो सभी विद्यार्थी भी इस क्लास का फ़ायदा ले सकते हैं, इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं, जिन्होंने कि ऐप नहीं खरीदा लेकिन यूट्यूब पर इस क्लास को निश्चित रूप से वो भी देख सकते हैं। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप अपने दूसरे जितने भी मित्रगण हैं, जो आपके स्कूलमेट्स हैं, आपके मिलने वाले हैं, उन सभी को आप सूचित कर दीजिए कि आज से 11th क्लास की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, रिवीजन क्लासेस। और जैसे ही आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे उससे पहले पहले रिवीजन आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सारा रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इन सब का लाभ न केवल आप अकेले बल्कि आपके मित्रों को भी मिलना चाहिए। हमारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर जी कैसे हो। बिल्कुल एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और 100 में से 100 मार्क्स जो है लाने की जो आपने ठान रखी है, आप सभी उसी पर आगे बढ़ रहे होंगे। तो करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में जो शुरुआत करेंगे वो इससे होगी कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों होती है। दो चीज़ें, संविधान की आवश्यकता कह लीजिए या संविधान का महत्व कह लीजिए। संविधान है क्या, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। संविधान एक लिखित नियमों का दस्तावेज होता है। कुछ जगहों पर ये नियम अलिखित स्वरूप में भी हो सकते हैं। ब्रिटेन दुनिया का एक ऐसा देश है जो लिखित व अलिखित संविधान दोनों ही प्रकार के संविधान से संचालित होता है, क्योंकि ब्रिटेन में लगभग सारी की सारी बातें संविधान के अंदर लिखी नहीं गई है, बल्कि आधी लिखी गई है और आधी बातें छोड़ दी गई है। किस पर? परंपराओं पर। कर्तव्य वैष्णव हमारे विद्यार्थी हैं जो ये लिख रहे हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस में सभी चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गए हैं और उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। वहीं शिवानी शामरिया लिख रही है सर आशीर्वाद से ज़रूर 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ढेरों आशीर्वाद आपके साथ में है, शुभकामनाएं आपके साथ में है। उम्मीद करता हूं कि 100 में से 100 आप जरूर लाएंगे और मुझे ज़रूर रिपोर्ट करेंगे 100 में से 100 आने पर। और जिनके 100 में से 100 आएंगे वैसे भी पहले से वादा है कि आपसे डायरेक्ट मुलाकात भी होगी। चलिए स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी ने जैसा कि लिखा है इंग्लैंड, तो हमने ये बात की कि लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के नियम हो सकते हैं। संविधान यानी कि वो नियम है, वो कानून है जिनके माध्यम से एक देश को चलाया जाता है। हम लोग अपने घर को चलाने के लिए भी कुछ नियम बनाते हैं, हालांकि वो नियम हमारे अलिखित होते हैं। हम जनरली देखते हैं हमारे घर को चलाने के लिए हम कोई लिखित स्वरूप नहीं देते हैं नियमों को, लेकिन हमारे अलिखित नियम जरूर होते हैं। वो ये कि हमें कब उठना है, कब सोना है, हमारी पढ़ाई का टाइम क्या रहेगा, आपके ऊपर खर्च जो किया जाता है वो कितना किया जाएगा, किस पर कितना किया जाएगा, आपके बाहर जो भी घूमने के प्लान्स होते हैं वो नियमों के तहत होते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घरों में नियमों से चलती है, तो वो हमारे घर को ठीक ढंग से चलाने के लिए एक ऐसा दस्तावेज है जो कि अलिखित है लेकिन सबको पता होता है क्योंकि बोलकर बता दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से इंग्लैंड में भी कुछ ऐसी बातें जो कि सदियों से चली आ रही थी, जो प्रथाओं और परंपराओं में थी, उनको नियमों के रूप में स्वीकार कर लिया गया और बाद में कुछ चीज़ों को लिख भी दिया गया। दोनों से इंग्लैंड का संविधान लिखित और अलिखित स्वरूप में अस्तित्व में आया। लेकिन भारत ने आज़ादी के पश्चात अपने संविधान को कैसा रूप दिया? लिखित निर्मित संविधान, यानी कि एक ऐसा संविधान जिसमें सारी बातों को लिखा गया और लिख करके एक ऐसा नियमों का या कानूनों का दस्तावेज तैयार किया गया जिससे कि भारत को एक लोकतंत्रात्मक स्वरूप में आगे बढ़ाया जा सके। तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, हम इस पर सबसे पहले बात करते हैं।
देखिए, उत्कर्ष इज बेस्ट टीचर एंड स्टूडेंट, शायद ये मनीष लिख रहे हैं। देखिए, उत्कर्ष में निश्चित रूप से कोशिश ये की जाती है कि आपको जो भी टीचर्स पढ़ाए वो अपना 100% दे। बेस्ट टीचर्स आपके लिए रखे जाते हैं। आप भी बहुत बेस्ट हैं। आप लगातार साल भर से क्लासेस देख रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट हुआ, आप रिवीजन में भी शामिल हुए हैं। एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने पूछा, सर एग्ज़ाम कब से शुरू हो सकते हैं? अभी इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जल्द ही आपके सामने इसकी सूचना भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक रण सिंह राठौड़ हैं जिन्होंने लिखा है कि लिखित अलिखित दस्तावेजों का समूह जिसमें राज्य संबंधी प्रावधान होते हैं, राज्य पर शासन कौन करेगा, ये लिखा हुआ होता है, उसी को संविधान कहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओहो, हमारे विद्यार्थी कह रही है सर आपके द्वारा बोले गए एक शब्द कंठस्थ हो गए हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिसमें समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। समाज के सदस्य, जिसका मतलब है देश के नागरिक। यहाँ समाज का मतलब क्या है? यहाँ समाज का मतलब है देश के नागरिक। यहाँ पर जो समाज के सदस्यों की बात की गई है, यानी कि देश के नागरिक, एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे उनके बीच में, एक दूसरे के साथ समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बना रहे, विश्वास बना रहे एक दूसरे पर। आज आप घर से निकलते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, एक ट्रेन या बस का सहारा लेते हैं, तो आप निश्चिंत होकर के उस ट्रेन और बस में बैठते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि हम भारत के नागरिक हैं। भारत ने एक संविधान बनाया है, संविधान के तहत सबको अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। संविधान में उन कानूनों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हमें करना है और जिनका उल्लंघन करने पर सजाएं भी दी जाती है। और इसी वजह से हम लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर घर से बाहर भी निकलते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते भी हैं, लोग अपनी ड्यूटीज़ भी करते हैं और सभी काम एक सिस्टमेटिकल ढंग से चलते हैं। कारण एक ही है और वो है न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, इसलिए संविधान बनाया जाता है। दूसरा, संविधान तय करता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। निर्णय कौन लेगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। देखिए, कोई भी देश हो, निर्णय लेने की शक्ति जो होती है वो वहां पर एक सरकार होती है, उसको दी जाती है। आप देखते हैं बहुत सारे गेम्स में, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, उन सभी में एक कैप्टन होता है। कैप्टन क्यों रखा जाता है? ताकि टीम के बारे में वो निर्णय ले सके। टॉस होता है, पहले हमें कौन सा बैटिंग या बॉलिंग लेनी है, इनकी फील्डिंग या बैटिंग करनी है। अगर आप फुटबॉल या हॉकी में हैं तो आपको कौन सा कोर्ट लेना है या आप किक पहले लेंगे, ये कैप्टन डिसाइड करता है। कितने खिलाड़ी, कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, किन खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ किया जा सकता है, ये सब कैप्टन तय करता है। तो निर्णय लेने का काम जिस प्रकार से एक टीम में कैप्टन करता है, वैसे ही एक देश में निर्णय लेने का काम एक सरकार करती है। ये संविधान में लिखा जाता है कि निर्णय कौन लेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए ब्रिटेन से। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, वहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के साथ लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें वहाँ का सर्वोच्च पद राजा का है, लेकिन सारे निर्णय वहाँ पर प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। ये संविधान ने तय किया है कि हम राजा के पद को अस्तित्व में रखेंगे। राजा का पद हमारी परंपराओं का प्रतीक है, इसलिए हम इस पद को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन हम लोकतंत्र को अपनाएंगे, जिसमें हमारी कैबिनेट होगी, हमारे प्रधानमंत्री होंगे जो जनता में से निर्वाचित होकर के आएंगे और वही वास्तविक शक्ति का प्रयोग करेंगे। निर्णय लेने का काम उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। रिवीजन के अलावा हमें और कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं। देखिए, रिवीजन के साथ साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी इन क्लासेस के दौरान आपको बताए जाएंगे। चलिए, तो दूसरा जो बिंदु है, संविधान तय करता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। सरकार के निर्मित होने का मतलब चुनाव कैसे होंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करेगा या राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करेगा,
संसदात्मक शासन प्रणाली होगी या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी। यह हमारा संविधान तय करता है कि निर्णय कौन लेगा और सरकार कैसे निर्मित होगी। भारत को देखिए, भारत में भी राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। लेकिन आप सभी जानते हैं संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रधान। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट करती है। हमारे संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सहायता से उसकी परामर्श के आधार पर कार्य करेगा। यानी कि सारे कार्य प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किए जाते हैं। ये हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से दुनिया के सभी देशों के संविधानों में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास में होगी, ये लिख दिया जाता है। सरकार कैसे निर्मित होगी, अर्थात चुनाव कैसे होंगे। अमेरिका में देखिए, राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से जनता में से निर्वाचित होकर के आते हैं। भारत में प्रधानमंत्री जनता में से एक एमपी के रूप में निर्वाचित होकर के आते हैं। फिर जो बहुमत दल होता है उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव भारत में अप्रत्यक्ष रूप से होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ये जो बातें हैं वो संविधान के अंदर लिख दी जाती है। हाँ जी, रण सिंह राठौड़ कह रहे हैं भारत एक संसदात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, राष्ट्रपति नाम मात्र के हैं। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। भारत एक संसदात्मक शासन प्रणाली वाला देश है और ये संसदात्मक शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है, जहां पर कार्यपालिका के 2 प्रधान रखे गए हैं, एक है राष्ट्रपति और दूसरे हैं प्रधानमंत्री। ठीक इसी प्रकार से ब्रिटेन में 2 प्रधान होते हैं, राजा और प्रधानमंत्री। राजा वहां पर नाम मात्र का पद है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट करती है। भारत ने उसी प्रणाली के अंतर्गत राजा की तरह राष्ट्रपति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया है। वास्तविक शक्तियां हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा काम में ली जाती है। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं भी लगाता है। देखिए, संविधान कानूनों पर सीमाएं लगाता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। संविधान का काम क्या है, संविधान का महत्व क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या है। संविधान की आवश्यकता जहां यह है कि संविधान सदस्यों के बीच, एक देश के नागरिकों के बीच समन्वय और विश्वास स्थापित करे। दूसरा काम है निर्णय कौन लेगा, ये संविधान तय करे। साथ ही साथ सरकार कैसे निर्मित होगी, ये संविधान तय करे। तो संविधान का ये भी काम है कि जो सरकार कानून बनाएगी वो कानून सीमाएं उन पर होनी चाहिए। कुछ ऐसा नहीं कि सरकार कोई भी कानून बनाकर हम पर लाद दे और हमें मजबूरन उस कानून का पालन करना पड़े, नहीं, बल्कि जो भी कानून सरकार बनाएगी वो अपनी लिमिट में रह करके बनाएगी, अपनी सीमाओं में रहकर बनाएगी। ऐसा कानून जो हमारे हित में नहीं है, जो संविधान उनको अधिकार नहीं देता है, फिर भी वो कानून बना दे, तो फिर न्यायपालिका है उनको रोकने के लिए, जनता है उनका विरोध करने के लिए। ये सीमाएं जो है वो संविधान तय करता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। मौलिक का मतलब होता है, 2 शब्द होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है जो अपने आप में स्वयं निर्मित हो, वो नेचुरल होता है, और आर्टिफिशियल जिसका निर्माण किया जाता है। यहां मौलिक की बात करें तो मौलिक का मतलब है ये एक तरह से स्वाभाविक है। ये सीमाएं क्या है? स्वाभाविक, नेचुरल। यानी कि ये वो सीमाएं हैं जिनका पालन सरकार को करना ही पड़ेगा, सरकार उनके विरुद्ध नहीं आचरण कर सकती। ये हमारे संविधान ने स्पष्ट रूप से सरकार पर भी सीमाएं लाद दी है। संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। देखिए, जहां सरकार एक तरह से क्या करता है, संविधान जहां एक तरह से क्या करता है, सरकार पर कुछ सीमाएं ला देता है, उसकी कुछ लिमिटेशंस तय करता है कि वो कानून बनाते समय इन सीमाओं में रह करके कानून बनाएगी, इन सीमाओं से बाहर नहीं जाएगी। उसी प्रकार से संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। आकांक्षाओं को पूरा करने का मतलब है, विद्यार्थी कल्याण सिंह जो पूछ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट के डिवीजन
कब से स्टार्ट होंगे? डिवीज़न लिख दिया है शायद आपने, रिवीजन है। तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स के रिवीजन भी अभी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आपके दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं उनके भी रिवीजन स्टार्ट हो चुके हैं। तो पर डे आपका रिवीजन का जो टाइमिंग है आपके पास नोटिफिकेशन होंगे, सारे रिवीजन चल रहे हैं। स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके रिवीजन अभी स्टार्ट किए गए हैं। बाकी के भी स्टार्ट या तो हो जाएंगे या हो रहे हैं। बस आप तो जो भी हो रहा है उनको लगातार देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो यहाँ समझ में आ गया आपको ये क्या करता है संविधान? संविधान सरकार को एक क्षमता प्रदान करता है, कैपेसिटी प्रदान करता है, कैपेबिलिटी प्रदान करता है, वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। जनता की आकांक्षाएं क्या होती है? हम चाहते हैं हमें स्वतंत्रता मिले, हम चाहते हैं हमें समानता का अधिकार मिले, हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन स्तर मिले, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जीवन प्राप्त करें, जिसको हम एक राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप में देखते हैं। हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले। ये राज्य कब दे पाएगा? जब राज्य के पास में वो क्षमताएं हों जिससे वो हमारी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। क्षमताएं क्या है? कि राज्य कानून बना सकता है, राज्य हमारे कर निर्धारण कर सकता है, राज्य कानून बना करके अमीरों के द्वारा गरीबों का जो शोषण हो रहा है उसको रोक सकता है, राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी बना सकता है, हमारे लिए कई प्रकार की योजना और स्कीम्स को लागू कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए राज्य को शक्ति प्रदान कौन करता है? संविधान प्रदान करता है। तो ये सारी बातें ये तय करती है कि संविधान क्यों इम्पोर्टेंट है, संविधान का महत्व क्या है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। समाज में न्याय होना चाहिए, समाज न्यायपूर्ण होना चाहिए, किसी के अधिकार का हनन नहीं हो, सबको समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार मिले। ऐसे समाज की स्थापना के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां बनाने का काम कौन करता है? वो काम करता है संविधान। तो ये संविधान के महत्वपूर्ण कार्य हैं। ज्योग्राफी की रिवीजन की क्लास एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं। बिल्कुल, अभी मैंने नाम लिया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी की क्लासेज आपको मिलेगी। बिल्कुल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी तीनों ही क्लासेस तो अभी से आज से ही आपकी स्टार्ट हो चुकी है और बाकी क्लासेस भी देखेंगे, जल्द से स्टार्ट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आपका काम क्या रहेगा? बीच में एक बार फिर मैं अपनी क्लास को चलाते हुए बताना चाहूँगा, आप केवल अकेले ही अकेले इन क्लासेस का आनंद ना उठाएं। आप सभी हमारे ऐप के स्टूडेंट हैं, लगातार आप पढ़ रहे हैं हमसे। आपकी इच्छा, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए अपने सभी स्कूल फ्रेंड्स को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिंक शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो उन लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाएगा। अंतिम समय में जब उनको रिवीजन मिल जाएगा तो वो लाभ प्राप्त करके आपका उल्टा आभार व्यक्त करेंगे कि आपकी वजह से उनको भी ये फ़ायदा प्राप्त हुआ है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको बताना है इस चीज़ को। हाँ जी, शिवानी कह रही नागरिकों की बुनियादी पहचान को भी संविधान बनाए रखता है। बिल्कुल, यू आर राइट शिवानी। देखिए, नागरिकों की बुनियादी पहचान का मतलब क्या है? नागरिकों की बुनियादी पहचान का मतलब है हमारी कुछ प्रथाएं हैं, हमारी कुछ परंपराएं हैं, हमारे अलग अलग धर्म हैं, हमारी अलग अलग संस्कृतियां हैं। ये हमारी बुनियादी पहचान होती है और संविधान हमारी इन पहचान को जिंदा रखता है। आज हमारे संविधान में अपनी अपनी भाषाएं बोलने का अधिकार मिला है हमें। संविधान के अंतर्गत सभी धर्मों को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार मिला है। प्रथाएं और परंपराएं जो है वो उनको पालन करने का अधिकार मिला है। मतलब प्रथाओं और परंपराओं का पालन कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। ये संविधान की वजह से संभव हो पाया है। संविधान को प्रभावशाली बनाने वाले तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसा कि पिछला जो पॉइंट था, सीधा क्वेश्चन वहां पर बनता है, संविधान का महत्व क्या है, संविधान हमें क्यों चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है। तो ये जो बिंदु थे उनसे आपका एक प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके एक प्रश्न का उत्तर पूरा होता है कि संविधान को प्रभावशाली बनाने के तरीके क्या हैं, किन से हम संविधान को प्रभावशाली बना सकते हैं। 3 तरीके आपके सामने हैं। संविधान किसने बनाया, संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। ये 3 बातें हैं जो कि संविधान को प्रभावशाली बनाती है। संविधान किसने बनाया, हम सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान बनाने वाले हो सकता है एक व्यक्ति के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए, एक व्यक्ति। और एक व्यक्ति जब संविधान बनाएगा तो निश्चित रूप से संविधान किस पर आधारित होगा? तानाशाही पर।
दूसरा सेना, ये किस पर आधारित होगा? तानाशाही पर, क्योंकि सेना का जब शासन होता है तो उन देशों में हमने देखा है कि तानाशाही पनपती है। राजा अगर शासन बनाएगा तो केवल राजा के हित में होगा, एक व्यक्ति तानाशाही। सेना बनाएगी तो भी तानाशाही, क्योंकि सैनिक शासन, आप बांग्लादेश और पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख सकते हैं, दोनों ही जगहों पर लंबे समय तक सैनिक शासन रहा है। ठीक हमारे पड़ोस में म्यांमार जो वर्तमान समय में है, वहाँ भी सैनिक शासन है। तो ये सैनिक शासन जहाँ होता है, वहाँ जब संविधान सेना बनाती है, सेना के हेड बनाते हैं जो वहाँ के शासक हैं, तो वो फिर पूरी तरह से एक ऐसा संविधान होता है जहाँ जनता को अधिक स्वतंत्रता और छूट नहीं मिलती है। तो एक व्यक्ति या सेना बनाएगी तो तानाशाही पूर्ण होगा, सीधी सी बात है। अब अगर आप बात करें कि संविधान अगर एक व्यक्ति और सेना के द्वारा नहीं बनाया जाए, अगर जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाया जाए, किसके द्वारा बनाया जाए? जनप्रतिनिधियों द्वारा, तो वो संविधान कैसा होगा? वो संविधान होगा लोकतांत्रिक संविधान। कैसा होगा? लोकतांत्रिक संविधान होगा वो। लोकतांत्रिक संविधान का मतलब एक ऐसा संविधान होगा जिसमें जनता को अधिक से अधिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिलेगा, जहां लोग सबसे ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। वो संविधान एक इस प्रकार का संविधान होगा। तो संविधान किसने बनाया? यह संविधान को प्रभावशाली बनाता है। अगर एक व्यक्ति का बनाया हुआ संविधान है तो प्रभावशाली नहीं रहेगा। आप इसका एग्जाम्पल नेपाल से देख सकते हैं। हम इस चैप्टर में लास्ट में जाते हुए नेपाल के संविधान की भी चर्चा करेंगे। नेपाल का संविधान जब प्रारंभ में बनाया गया था, वहाँ के राजा के द्वारा बनाया गया था और वो राजा के हित में था। सारी शक्तियाँ राजा के पास थी। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर संविधान बना दिया गया था ताकि जनता जो है वो ये ना कहे कि राजा अपनी मनमानी कर रहा है, कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। दिखाने के लिए एक संविधान बना दिया गया, बट वो दीर्घकाल तक संविधान नहीं रहा। तो संविधान एक व्यक्ति या सेना के द्वारा, सेना का एग्जाम्पल पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, सेना का एग्जाम्पल वर्तमान समय में म्यांमार भी है। ऐसे संविधान सफल नहीं होते हैं। संविधान साधारणतया वो प्रभावशाली होते हैं जो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भारत में जो संविधान बनाया गया है वो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। भारत में संविधान निर्माता कौन थे? वो चाहे आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें, वो चाहे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, के एम मुंशी की बात करें, एम पणिक्कर की बात करें, या अन्य जितने भी लोग संविधान सभा में शामिल थे, वो सभी जिस समय भारत स्वतंत्रता संग्राम का एक आंदोलन चला रहा था, उस समय जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जनता का प्रतिनिधित्व का मतलब देश की आज़ादी के लिए ये लोग लड़ रहे थे। जनता का पूर्ण विश्वास था और यही कारण है कि ऐसा संविधान भारत के लिए एक बहुत ही वरदान सिद्ध हुआ है और वर्तमान समय तक वो संविधान देश को एक अच्छा शासन दे रहा है। हाँ जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं 2008 में राजतंत्र खत्म किया गया था वहाँ पर। 2015 में जो संविधान बनाया गया था नेपाल में, वो संविधान आज भी लागू है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। अब अगर हम बात करें संविधान के मौलिक प्रावधान, देखिए संविधान के मौलिक प्रावधान का मतलब क्या है? मौलिक प्रावधान का मतलब होता है संविधान के अंतर्गत समानता, स्वतंत्रता, ये जो चीज़ें हैं ये मौलिक प्रावधान में आती है। मौलिक प्रावधान में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, ये सारी बातें क्या है? ये मौलिक प्रावधान है। संविधान के अंदर मौलिक प्रावधान संविधान को प्रभावशाली बनाते हैं कि आपको समानता का अधिकार कितना दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास में कितना है, आपके पास में धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है अथवा नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान और भारत के संविधान की तुलना कीजिए। पाकिस्तान का संविधान धर्मनिरपेक्षता का अधिकार नहीं देता है, तो हम उसे एक प्रभावशाली संविधान नहीं कह सकते। भारत का संविधान सभी लोगों को अपने धर्म को मानने की अधिक आज़ादी देता है, तो भारत का संविधान एक प्रभावशाली संविधान है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान एक प्रभावशाली संविधान है क्योंकि नेल्सन मंडेला व स्वतंत्रता सेनानी जो कि देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जो रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने मिलकर के दक्षिण अफ्रीका के संविधान को बनाया था। और दक्षिण अफ्रीका का संविधान वर्तमान समय में
विश्व के सभी संविधानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है समानता के अधिकार के नाम पर। दक्षिण अफ्रीका से भले ही गोरे लोग चले गए हैं, पर पीछे जो बचे हुए गोरे लोग हैं उनके साथ वहाँ के जो ब्लैक पीपल हैं वो असमानता का बर्ताव नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ गोरे और काले को एक समान समझा जा रहा है। वही गोरे जिन्होंने अफ्रीका के लोगों पर अत्याचार किया, शासन किया, लेकिन आज उन्हीं गोरों को अफ्रीका में स्थान दिया गया है। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि संविधान में मौलिक प्रावधान जितने अच्छे होंगे वो संविधान उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा। और तीसरा आता है बिंदु आपका संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा का मतलब क्या है? हमारे 3 अंग होते हैं। कौन सा? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये हमारे 3 अंग हैं। तीनों में संतुलन होना चाहिए। इन तीनों के अंदर क्या होना चाहिए? शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन का मतलब यह है कि कोई भी अंग किसी भी अंग पर ज़्यादा भारी ना पड़े। ऐसा नहीं हो कानून बनाने के क्षेत्र में आपने संसद को शक्तिशाली बनाया है तो ऐसा कानून बना डाले कि वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो अधिकार है उनको भी खत्म कर देवे। संतुलन बनाने के लिए कार्यपालिका के ऊपर न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का नियंत्रण हो, व्यवस्थापिका के ऊपर कार्यपालिका और न्यायपालिका का नियंत्रण हो, न्यायपालिका के ऊपर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का नियंत्रण हो। ये होता है संस्थाओं में संतुलन। ये जरूरी है। अगर संस्थाओं में संतुलन नहीं होगा तो कोई भी एक अंग किसी भी वक्त मनमानी कर सकता है और वो लोकतंत्र के लिए इतना अच्छा नहीं होगा, लोकतंत्र के लिए बहुत घातक हो सकता है। बिल्कुल, हमारे एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर्वाधिक सफल संविधान अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधान को ही कहा जाता है। इसका कारण है कि अमेरिका का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? जो लोग लंबे समय तक उपनिवेशवाद का शिकार थे उन्होंने मिलकर के अमेरिका के संविधान का निर्माण किया। तो अमेरिका में स्वतंत्रता, समानता, इनका विशेष ख्याल रखा गया। अफ्रीका के लोगों ने अफ्रीका में लंबे समय तक जो रंगभेद की नीति का वो शिकार था, जो अत्याचारों का शिकार था, जो उपनिवेशवाद का शिकार था, उन्हीं लोगों ने मिलकर अफ्रीका के संविधान का निर्माण किया। इसलिए अफ्रीका का संविधान भी एक श्रेष्ठ संविधान की श्रेणी में है। भारत का संविधान, लंबे समय तक हम उपनिवेशवाद के शिकार रहे। हमने भी जहाँ पर रंगभेद की नीति को झेला, वहाँ आर्थिक अन्याय को झेला, हमने अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण को झेला। हमने भी जब संविधान का निर्माण किया तो समानता और स्वतंत्रता को विशेष ध्यान में रखकर हमारे संविधान का निर्माण किया। और यही कारण है कि ये देश वर्तमान समय में दुनिया के देशों के लिए संविधान के मामले में प्रेरणा स्रोत कहलाते हैं। दुनिया के देश इनको देखकर अपने यहाँ के संविधान में बदलाव करते हैं, संशोधन करते हैं। ये सारी बातें जो है वो इस बात की ओर संकेत करती है कि संविधान प्रभावशाली कैसे बनेगा। रवीना, शायद आप पूछ रही हैं, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने का मतलब है शक्तियाँ किसी एक अंग में केंद्रित नहीं हो, बल्कि शक्तियाँ सभी अंगों में बराबर बंटी रहे। अगर हम एकात्मक शासन के बजाय संघात्मक शासन को अपनाते हैं तो वो भी इसी श्रेणी में आता है कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो, जैसा कि अमेरिका में है, भारत में भी है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। दुनिया के बहुत सारे देश जो संघात्मक शासन वाले हैं वहाँ केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, वो भी इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो ये सारी बातें ये दिखाती है कि संविधान को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे भारत के संविधान की। अभी तो आपने देखा कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है और संविधान क्या करता है, संविधान का काम क्या है। अभी हम देखेंगे भारत का संविधान जो है वो किस प्रकार से बना, संविधान के लिए पूर्व में किन किन बातों पर ध्यान दिया गया था। भारत का संविधान लिखित व निर्मित संविधान है। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। देखिए, 2 बातें यहाँ पर सामने आई आपके कि भारत का संविधान क्या है, लिखित और निर्मित। भारत के संविधान की जब हम विशेषताएं पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, सेलेंट फीचर्स देखते हैं हम भारत के संविधान के, तो हम लोग सबसे पहली बात यही करते हैं कि भारत का संविधान जो है वो एक लिखित और निर्मित संविधान है। लिखित और निर्मित संविधान का मतलब यह है भारत के संविधान को लिखा गया है पूरी तरह से।
जितने भी भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं वो सारे लिखे गए हैं, जितने भी इसके अलग अलग भाग हैं, अनुसूचियां हैं, उनको लिखित स्वरूप दिया गया है। और निर्मित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है। एक विद्यार्थी शायद पूछ रहे हैं मॉडल पेपर भी मिलेंगे क्या? देखिए, मॉडल पेपर अगर ज़रूरत पड़ी तो दिए जाएंगे। वैसे आपके मॉडल पेपर के बिना ही हम तो सारे के सारे जो हैं क्वेश्चंस स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ाएंगे, तो बताते रहेंगे कि इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कीजिएगा। शायद एक विद्यार्थी ने पूछा है भारत संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब उठी थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम इन सभी बातों पर आ रहे हैं अभी। बिल्कुल, थोड़ी देर में एक एक करके इन सारी बातों पर चर्चा होगी। कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया? देखिए, कलेक्टर तो भारत में ऑलरेडी अंग्रेजों के काल में स्थापित कर दिया गया था। आप जिस कलेक्टर की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे बहुत पहले से, जब से अंग्रेज भारत में आए थे उस समय कलेक्टर का पद उन्होंने रखा था कलेक्शन के लिए। जो धन इकट्ठा करता था, जो कर इकट्ठा करता था, उसको कलेक्टर कहा जाता था। समय के साथ साथ कलेक्टर के बहुत सारे काम बढ़ते चले गए। वर्तमान समय में कलेक्टर एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। कलेक्टर का अर्थ यही है, कलेक्शन करने वाला। अंग्रेजों के काल में ये पद रखा गया था कलेक्शन करने के लिए, कर इकट्ठा करने के लिए। धीरे धीरे प्रशासनिक अधिकार उसको मिलते चले गए और वो वर्तमान समय में कई प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग भी करता है। देखिए, इस वीडियो का क्लास पीडीएफ नहीं मिलेगा। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं क्लास पीडीएफ मिलेगा क्या? जो ऐप में है उन स्टूडेंट्स को मिलता है जनरली, और बाकी जो नहीं ऐप में होते हैं उनको नहीं मिलता है। और मेरा तो ये मानना है कि आप चाहें तो इनके स्नैपशॉट्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। चलती चलती क्लास में जैसे आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। चलिए, तो भारत का संविधान लिखित व निर्मित संविधान है, पहली बात तो, क्योंकि संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ था। एक कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? अंग्रेजों के काल में कैबिनेट यानी कि मंत्रियों को भारत में भेजा गया था। ब्रिटिश सरकार के जो मंत्री थे उनको भारत में भेजा गया था 1946 में। कैबिनेट मिशन जो है कैबिनेट मिशन ये 1946 में भारत आया था और काम था भारत को सत्ता हस्तांतरण करने का, कि आप जाकर के भारत में सत्ता हस्तांतरित करके आएंगे। इसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्य मतलब 3 कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मंत्री ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मंत्री थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति थे। इन 3 व्यक्तियों को भेजा गया था कि आप जाइए और भारत में उनको सत्ता हस्तांतरित करके आइए। सर स्टैफर्ड क्रिप्स का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था, जिसे भारतीय लोगों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था कि भाई हमें नहीं चाहिए क्रिप्स मिशन, क्योंकि उसमें कोई भारतीय था नहीं। और फिर जब कैबिनेट मिशन भारत में आया तो कैबिनेट मिशन में सर स्टैफर्ड क्रिप्स के साथ लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर के रूप में 2 और लोगों को भेजा गया। कैबिनेट नाम क्यों दिया गया मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के ये 3 कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया था। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उन्होंने सबसे पहले भारत को यह कहा कि भारत अपने संविधान का निर्माण खुद करेगा, यानी कि भारत की संविधान सभा गठित होगी, इसमें अंग्रेजों का कोई रोल नहीं होगा। संविधान का निर्माण किसके द्वारा होगा?
संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कैबिनेट मिशन के माध्यम से कि संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी, कोई भारतीय नहीं, कोई भी अंग्रेज इसमें शामिल नहीं होंगे। अब देखिए, संविधान सभा का जब गठन करने की बात हुई तो खुद कैबिनेट मिशन ने यह तय किया कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे। संविधान सभा में जो सदस्य तय किए गए थे वो 389 सदस्य तय किए गए थे। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। ये कैबिनेट मिशन ने तय किया था कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे। ये कैबिनेट मिशन के द्वारा बताया गया। अब ये जो 389 सदस्य 389 मेंबर्स जो रखे गए वो बांटे गए ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें और ब्रिटिश कमिश्नर प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य रखे गए, 292 मेंबर्स। ब्रिटिश प्रांत का मतलब है वे क्षेत्र जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, जो अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में थे, वो ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे। देशी रियासतें या रजवाड़े, ये वो क्षेत्र थे जो कि राजाओं द्वारा संचालित होते थे, जिन पर राजाओं का शासन था। तो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आएंगे, 93 सदस्य देशी रियासतों से आएंगे और ब्रिटिश कमिश्नर प्रांत जो थे वो 4 थे उस समय, 4 सदस्य वहां से आएंगे और ये 4 वो थे A, B, C, D। ABCD का मतलब है A फॉर अजमेर मेरवाड़ा, B फॉर बलूचिस्तान, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, C फॉर कुर्ग, और D फॉर दिल्ली। ये वो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे जहां पर ब्रिटिश सरकार के कमिश्नर इन प्रांतों का शासन संभालते थे। तो ये टोटल मिलाकर 389 सदस्य उस समय किसके द्वारा रखे गए थे? ये रखे गए थे कैबिनेट मिशन के द्वारा। लेकिन अंतिम समय तक ये सारे सदस्य नहीं रहे। इसका एक कारण था, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा पहले ये समझ लीजिए। तो निर्वाचन का आधार रखा गया समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिससे वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, हमारे यहाँ की विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव भी इसी प्रणाली से होता है। इस प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव होगा। दूसरा, ये जून 1947, ये देखिए 3 जून को घोषणा हुई थी। 3 जून 1947 की भारत विभाजन घोषणा या योजना के पश्चात सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई? 299। क्यों घट गए? क्योंकि अब जब पाकिस्तान अलग हो रहा था तो पाकिस्तान के अंदर जो भी लोग थे, पाकिस्तान से जो आ रहे थे, वो जो ब्रिटिश प्रांत, वो जो देशी रियासतें, वो जो चीफ कमिश्नर प्रांत, वो अब भारत के नहीं रहे, वो पाकिस्तान के हो गए। तो उनमें जितने सदस्य थे उनको कम कर दीजिए। सदस्य संख्या घटकर 299 हो गई थी। कुर्ग कहाँ है? वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, दिल्ली, और अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है वो भारत में है। 26 नवंबर 1949 को संविधान जब पूरा हुआ था, जिसे हम संविधान को अंगीकृत करने का दिवस मानते हैं, उस दिन सदस्य संख्या कितनी थी? 284। मतलब अंतिम रूप से सदस्य कितने थे? लास्ट में जब हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था तो वो है 284 सदस्य, 284 सदस्य। क्लास 40 मिनट की नहीं होंगी भूम सिंह, क्लास आपकी पूरी 1 घंटे की होगी, 1 आवर। अब देखिए, यहां पर आप देखेंगे प्रतिनिधित्व जो संविधान सभा में था वो किस आधार पर तय हुआ? सामान्य, जिनको आप जनरल कहते हैं, वो कितने होंगे? 213 कुल जो तय किए गए थे उसमें से। मुस्लिम 79 रखे गए थे,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिनको हम SC ST कहते हैं 28 सदस्य उनके होंगे। साथ ही साथ महिला 12, सिख 4। ये इससे तय होता है, स्पष्ट होता है कि जो संविधान बनाया जा रहा है वो किसी एक धर्म, किसी एक लिंग यानी कि केवल पुरुषों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा नहीं, बल्कि सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों के द्वारा और महिला व पुरुष सभी के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया जा रहा है। फिर आप देखिए कांग्रेस की इसमें कितनी सीटें थी, 82% सीट कांग्रेस की थी और कुल समितियां 22 जिसमें 8 मुख्य समितियां थी। कुल समितियां कितनी थी? 22 जिसमें से 8 क्या थी? मुख्य समितियां थी। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर हम बात करेंगे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर मैं आऊं इससे पहले थोड़ा सा मैं एक ड्रिंक्स ब्रेक लेकर के लौटता हूं। संविधान निर्माण के बारे में हम बात करते हैं फिर। चलिए, संविधान निर्माण प्रक्रिया में हम ये देखेंगे कि जब हमारी संविधान सभा गठित हो गई, अब संविधान बनाने का जो काम शुरू हुआ वो किस प्रकार से आगे बढ़ा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई? प्रथम बैठक। ये जो बैठक हुई इसमें क्या किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष। फिर इसकी दूसरी बैठक कब आयोजित की गई? तो दूसरी बैठक इसकी आयोजित की गई 11 दिसंबर को। कब? 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक। और दूसरी बैठक जब आयोजित की गई तो इसमें राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। स्थायी अध्यक्ष, क्योंकि इससे पूर्व आप देख रहे हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष थे। उनकी जगह पर पूरे संविधान का निर्माण जब तक होगा तब तक के लिए कौन स्थायी अध्यक्ष होगा यह तय कर दिया गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को, जब दूसरी बैठक आयोजित की गई थी। उसके बाद आते हैं तीसरी बैठक में, जो 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक जो आयोजित की गई थी, इसमें पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है संविधान जो बनाया जा रहा है वो किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। संविधान में हम किन किन बातों को ध्यान में रख करके हमारे देश का संविधान तय करेंगे, उन उद्देश्यों को कहाँ लिखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था। पंडित नेहरू के इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारत में जो प्रस्तावना, भारतीय संविधान में जो वर्तमान समय में आप प्रस्तावना देखते हैं, उद्देशिका देखते हैं, जिसको प्रियम्बल्स कहते हैं, वो उद्देश्य प्रस्ताव से ही ली गई है, कुछ बातों को थोड़ा बदल करके। ये वो 3 इंपॉर्टेंट बैठक हैं। हाँ, भारत पाक विभाजन 3 जून 1947 की घटना है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, अभी हमने यहाँ पर देखा भी था। तो ये तीनों ही बैठक आपके सामने आ गई। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, ये 3 प्रमुख बैठक जो है वो आयोजित की गई थी। अब देखिए
भारत का पूरा जो संविधान बन करके तैयार हुआ था उसको कितना समय लगा? समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, जिसको लगभग हम कहते हैं 3 वर्ष। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे इसको। प्रथम बैठक आप सभी जानते हैं। प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, 1946 को। तो अंतिम बैठक कब आयोजित की गई? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक आयोजित की गई थी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। इस दिन जो है हमने क्या किया था? 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक थी, इस बैठक में सभी सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। और अब संविधान सभा को यहां भंग कर दिया गया, क्योंकि संविधान सभा का काम खत्म हो गया था। लेकिन अब संविधान सभा जो है वो काम करेगी एक संसद के रूप में, जब तक पहला आम चुनाव नहीं हो जाता। ये भी तय किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अभी तक संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये जो अंतिम बैठक हुई थी, इस बैठक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। साथ ही साथ आप यहां पर एक चीज और बताएंगे, और वो ये है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। संविधान क्या किया गया? अंगीकृत का मतलब होता है बनकर पूरा तैयार। अंगीकृत किया गया। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बनकर के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ ये कंप्लीट। हाँ बिल्कुल, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अभी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। अंतिम जो हस्ताक्षर हुए थे, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई। इस पर सभी ने हस्ताक्षर किए इस बैठक में। और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात वो क्या है, देखिए। देखिए, एक विद्यार्थी है सोनिका सिंह, जो लिख रही है, फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ले रही हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ये हमारे सभी विद्यार्थी लगातार इस क्लास को अटेंड करते हैं, और वो भी ऐप में, इसलिए उन सबको पता है। और अब आप लगातार इस क्लास को कंटिन्यूस देखिए और कोशिश कीजिए अपने और फ्रेंड्स को भी बताइए, वो भी देखें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। हाँ, 166 बैठक हुई है। देखिए, कर्तव्य वैष्णव ने लिखा और वीरेंद्र चौधरी ने पूछा ही है कि संविधान में कुल कितनी बैठक हुई थी। 166 बिल्कुल ठीक है जो कर्तव्य ने लिखा है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको जो बात बताने वाला था वो ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम जो किया था वो कौन सी समिति ने किया था? वो समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ये जो प्रारूप समिति थी, इसमें इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। डॉक्टर बी.आर.
अंबेडकर, जिनको संविधान निर्माता कहा जाता है, अध्यक्ष थे इसके। सात अन्य सदस्य थे जो कि समिति में शामिल थे। और इसका काम क्या था? प्रारूप समिति का काम था संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, यह प्रारूप समिति का काम था। संविधान का निर्माण करने का मतलब क्या है कि संविधान का जो स्ट्रक्चर होगा ना, ढांचा जिसको कहते हैं, वो ये प्रारूप समिति तय करेगी। फिर उस पर बातचीत होती थी, कहां पर? जब वो संविधान सभा के समक्ष लाया जाता था। संविधान सभा में सभी उन प्रावधानों पर चर्चा करते थे जो प्रावधान तैयार किए जाते थे, किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा। जो प्रावधान प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किए जाते थे। हाँ जी, एक सवाल आपने पूछा है, मुझे नहीं दिखाई दिया है, शायद शिवानी ने पूछा है और आपने लिखा भी है, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगर आप अपना क्वेश्चन वापस रिपीट करेंगे तो जरूर हम बात करेंगे उस पर। एक विद्यार्थी है जिन्होंने लिखा है 8 समितियां बनाई गई थी। नहीं, देखिए टोटल तो 22 समितियां थी, 8 महत्वपूर्ण समितियां थी। मैंने आपको इसमें बताया था, मैंने आपको बताया था कि 8 इसमें महत्वपूर्ण समितियां थी। समितियां बहुत सारी थी, काम बहुत सारा बटा हुआ था। देखिए, केंद्र के लिए संविधान का निर्माण करना था, राज्यों के लिए संविधान का निर्माण करना था, मौलिक अधिकार कैसे होंगे, कितने होंगे, उसके लिए बात करनी थी। हमारा झंडा जो था वो कैसा होगा, जिसके लिए झंडा समिति गठित की गई थी, उस पर बात करनी थी। तो ऐसे बहुत सारी बातें थी जिन पर चर्चाएं होती थी, इसलिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। चलिए, तो जो विद्यार्थी सवाल पूछ रहे थे, मैं अब थोड़ी देर के लिए इसको यहीं पर स्टॉप करूंगा। हमारी क्लास का अभी समय थोड़ा सा बाकी है, लेकिन एक प्रश्न विद्यार्थी ने पूछा था, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं या फिर जेबी कृपलानी? जेबी कृपलानी आपका सही जवाब है। झंडा समिति जो है वो जेबी कृपलानी के नेतृत्व में गठित की गई थी। और अगर आपकी सभी समितियां जो प्रमुख थी उनके बारे में जानकारी जुटाने की इच्छा है, मैं अगली क्लास में आपको जो जो महत्वपूर्ण समितियां थी, उन समितियों के कौन कौन अध्यक्ष थे, उनके बारे में भी इसकी जानकारी आप तक दे दी जाएगी। अच्छा, भैराराम जाखड़ पूछ रहे हैं नाटो में कितने कंट्री हैं? और इंदिराराम पूछ रहे हैं क्लास 12 का सिलेबस करा दिया क्या? और श्री राम कुछुआ पूछ रहे हैं गुट निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है? देखिए, पहली बात तो 12th का कोर्स 1-2 दिन में कंप्लीट हो रहा है, मतलब कोर्स कंप्लीट हो रहा है, फिर उसका मॉडल पेपर होगा। ये जानकारी, एक जो प्रश्न पूछा गया था। दूसरा, नाटो के सदस्य कितने हैं? तो नाटो के वर्तमान समय में 30 सदस्य हैं, और अगर यूक्रेन को बना दिया जाता तो वो 31वां सदस्य होता, जिसको लेकर यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ी हुई है। वर्तमान समय तक उसके 30 सदस्य हैं। जब ये गठित किया गया था नाटो 1949 में, उस समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? उस समय सदस्य संख्या थी इसकी 12, लेकिन वर्तमान समय तक बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई है? 30 सदस्य संख्या तक इसकी पहुंच चुकी है। और अमेरिका इसको लगातार बढ़ाना चाहता है। इसी बात का विरोध रसिया ने किया और अमेरिका और यूक्रेन के बीच, रसिया और यूक्रेन के बीच इसी बात को लेकर के विरोध हुआ है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता क्या है, आप ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों को मानने की छूट, धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों को मानने की छूट धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। गुट निरपेक्षता का मतलब है जिस समय शीत युद्ध चल रहा था, उस समय भारत को पूंजीवादी और साम्यवादी खेमे से अलग रखने की नीति क्या कहलाती है? गुट निरपेक्ष नीति कहलाती है, जो भारत ने आज़ादी के पश्चात अपनाई थी कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, ना पूंजीवादी खेमे में और ना ही हम साम्यवादी खेमे में शामिल होंगे। एक विद्यार्थी ने पूछा, सर मैं एम लक्ष्मीकांत में जेबी कृपलानी अल्पसंख्यक समिति के उपाध्यक्ष हैं, यह बताया हुआ है। तो जेबी कृपलानी कोई एक ही समिति के अध्यक्ष थोड़ी थे।
जेबी कृपलानी जो है वो अल्पसंख्यक जो समिति थी उसके उपाध्यक्ष थे, तो उनको 2 काम दिए हुए हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष थे, वहाँ पर वो उपाध्यक्ष थे, और आप बाकी दूसरे लोगों को भी देखिए, उनके पास एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 समितियों के काम थे। मतलब एक ही व्यक्ति 2-2, 3-3 समितियों से जुड़ा हुआ था। चलिए, तो यहाँ आपने देखा किरण प्रजापति पूछ रही है सर मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल आपका कमेंट शो हो रहा है, इसलिए मैंने आपके कमेंट को पढ़ा है। आपका कोई सवाल हो तो जरूर आप पूछें, बताएंगे। हाँ जी, धर्मनिरपेक्षता हो गया, गुण निरपेक्षता हो गया, पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता का ही दूसरा अर्थ है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। हाँ ठीक है, वीटो पावर क्या है, ये इंद्राराम प्रजापति ने पूछा। वीटो पावर का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनएससी में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, जो स्थायी सदस्य हैं और जो किसी भी प्रस्ताव को पारित होने से रोक सकते हैं अपना वीटो काम में लेकर, जैसा कि अभी रसिया ने किया भी है, तो इसे वीटो पावर कहते हैं। एक विद्यार्थी हैं, माओवादी क्या है, शायद रण सिंह ने पूछा। माओवादी का मतलब है चीन के अंदर माओ त्से तुंग जो हैं, माओ त्से तुंग की विचारधारा से जो प्रभावित होकर के उनकी नीति पर चलते हैं उनको माओवादी कहते हैं। माओ त्से तुंग, जैसे भारत में महात्मा गांधी हुए थे वैसे ही माओ त्से तुंग चीन में हुए थे। महात्मा गांधी ने भारत में देश की आज़ादी का नेतृत्व किया था, माओ त्से तुंग ने चीन में चीन की आज़ादी का नेतृत्व किया था। माओ त्से तुंग बंदूक की नोक पर सत्ता छीनने की बात करते थे। उनका मतलब ये प्रमुख कोटेशन है, बंदूक की नोक पर सत्ता को छीना जाता है, मांगने से सत्ता नहीं मिलती है। उनको हम कहते हैं माओ त्से तुंग, और उनकी बातों पर चलने वालों को कहते हैं माओवादी। तो वर्तमान समय में भारत में जो हथियार उठाकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जैसे कि नक्सलवादी हैं, उनको माओवादी कहकर पुकारा जाता है। भारत के पास वीटो पावर क्यों नहीं है, इसका कारण यह है कि भारत अभी स्थायी सदस्य नहीं है, तो भारत के पास वीटो पावर नहीं है। और जैसा कि एक विद्यार्थी ने पूछा है, 10 अस्थायी सदस्य हैं तो 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत वर्तमान समय में अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य प्रति 2 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं, जबकि स्थायी सदस्य हमेशा के लिए होते हैं। 2 वर्ष के बाद इन अस्थायी सदस्यों को हटाकर नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो वीरेंद्र, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि भारत के पास वीटो पावर क्यों नहीं है, उसका सीधा सा अर्थ एक ही है, और वो है कि भारत स्थायी सदस्य नहीं है। श्री राम पूछ रहे हैं कि भारत की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है। देखिए, वो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 के अंतर्गत किया गया है। चलिए, संविधान बनाने में कुल कितनी अनुसूची पूछा है, सूची पूछा। देखिए, अगर आप यहाँ ये जानना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग कितने थे। भाग संविधान के अंदर 22 थे, अनुसूचियां जब मूल रूप से बनाई गई थी उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल रूप से 8 थी। और अनुच्छेद जो हैं 395। अब देखिए, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर के कि सर क्या अनुच्छेद भी बढ़ गए हैं क्या। अनुच्छेद वर्तमान समय में भी 395 ही कहलाएंगे। इनको 2 अलग अलग शब्दों से समझा जा सकता है, एक मूल और एक वर्तमान समय में संख्यात्मक दृष्टिकोण से। अब क्या हो रहा है, संविधान में जैसे जैसे संशोधन होते हैं तो अनुच्छेदों में अनुच्छेद जुड़ जाते हैं, तो वर्तमान समय में अनुच्छेद जो है वो बढ़ते रहते तो क्या रहते हैं, 395 से 400, 400 से 440, 440 से 444। इनको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको मूल देना है, वो है अनुच्छेद 395। मूल संविधान में थे, 22 भाग थे, अनुसूचियाँ 8 थी, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने खुद ने ही मना कर दिया था कि मैं संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहता, वो इसके सदस्य नहीं थे। तो स्टूडेंट्स, हाँ जी बिल्कुल, आपके भूगोल का भी रिवीजन होगा। आज की इस क्लास को तब यहीं समाप्त करते हैं। हमारी अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हमारी बातचीत संविधान के बारे में
कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी तक बाकी है, उन पर होगी। संविधान में काम किस प्रकार से किया गया, कार्यशैली की भी चर्चा करेंगे हम। और हम भारत के संविधान की तरह नेपाल का जो संविधान था, कुछ चर्चाएं उस पर भी की जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे फिट, जय हिंद।